Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के अंदर सलाइन कैथाइटिस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ ही साथ आज आपको मैं समझाने वाला हूं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में भी। तो ये टॉपिक जानने से पहले और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं, जब आज की वीडियो को आप देखोगे प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को देखने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज कमेंट भी कर देना। और आज की वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सभी पॉसिबल क्वेश्चन मिल जाएंगे आज के टॉपिक रिगार्डिंग, और उसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा बाकी सभी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो उस लिंक को क्लिक करके भी मेरा बाकी वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो सलाइन कैथाइटिस होते क्या है। सलाइन कैथाइटिस मींस दिस आर कंसीडर्ड एज एन सब्सटेंस that loosen the stool or increase the bowel movement, or we can say the saline catharsis or purgative are the agent that quicken or increase the evacuation of bowel. दैट मीन्स मैं आपको इस जगह पे ये समझाना चाह रहा हूं, जो सलाइन कैथाइटिस हम लोग उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, जो सब्सटेंस हमारा स्टूल को लूजन कर देते हैं और उसके साथ ही साथ हमारा जो बाउल मूवमेंट है उसे इंक्रीज कर देते हैं। और इसको हम लोग दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करें तो उस जगह पे हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वो सलाइन कैथाइटिस और पार्गेटिव को हम लोग उस एजेंट के नाम से जानते हैं जो एजेंट क्या कर सकते हैं, क्विकन कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं इवैक्यूएशन ऑल बाउल मूवमेंट को। तो इसका मतलब ये हो रहा है जनरली जो सलाइन कैथाइटिस का मतलब वो सब्सटेंस है और वो एजेंट है जो बेसिकली क्या करेंगे, स्टूल को लूज कर देंगे और उसके साथ ही साथ जो बाउल मूवमेंट हमारा है उसे वो इंक्रीज कर देते हैं। और जो एजेंट ऐसा कर सकता है उसे हम लोग सलाइन कैथाइटिस के नाम से जानते हैं। बेसिकली सलाइन कैथाइटिस के अंदर हम लोग दो पॉइंट को बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लैक्सेटिव एंड दूसरी जो पॉइंट हम लोग यूज करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पार्गेटिव। तो क्वेश्चन इस जगह पे ये जनरेट हो जाते हैं, ये जो लैक्सेटिव एंड पार्गेटिव है ये दोनों का मीनिंग क्या होते हैं। सो लैक्सेटिव मींस दे आर यूज्ड फॉर द माइल्ड कैथाइटिस, एंड जिस जगह पे हम लोग पार्गेटिव वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जो पार्गेटिव इज यूज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग कैथाइटिस। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं जो लैक्सेटिव एंड पार्गेटिव ये दोनों का मीनिंग क्या है और ये दोनों का डिफरेंशिएशन किस जगह पे है। तो इसके साथ अभी हमें ये जान लेना है जो हम लोग सलाइन कैथाइटिस जो है इस कैथाइटिस को हम लोग बेसिकली किस जगह पे यूज कर सकते हैं। सो हम लोग कैथाइटिस को उस कंडीशन में यूज करेंगे जिस जगह पे आप देख पा रहे हो जो आपका जो पेशेंट है वो पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा रेंटल डिसऑर्डर है। आप ऐसा देख पा रहे हो जो पेशेंट के बॉडी के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो रहा है, उसको स्ट्रेन को आप रिमूव करना चाहते हो, नहीं तो पेशेंट के बॉडी के अंदर आपका एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है और उस कंडीशन में मान लो पेशेंट के बॉडी के अंदर हार्नियस जैसे प्रॉब्लम आप देख पा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कैथाइटिस को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो जो पेशेंट के बॉडी के अंदर हार्नियस हो चुका है एंड डेफिनेटली ऐसा हार्नियस जब होंगे तो उस जगह पे पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन सेंसेशन होंगे, उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेनिंग होंगे और उस कंडीशन में आप उसको रिलीव करना चाहते हो पेन से, तो उस कंडीशन में हम लोग डेफिनेटली कैथाइटिस को यूज कर सकते हैं। हम लोग कैथाइटिस को उस जगह पे भी यूज कर सकते हैं जिस जगह पे आपका पास पेशेंट ऐसा आ रहा है जो पेशेंट जनरली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो उस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग उस जगह पे कैथाइटिस को यूज कर सकते हैं। अभी मान लो आपके पास ऐसे भी पेशेंट आ रहा है जिस जगह पे आप देख पा रहे हो जो पेशेंट के बॉडी की जो इंटेस्टिनल ट्रैक है उस इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर सॉलिड मटेरियल के बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो चुका है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली उसका जो बाउल मूवमेंट होंगे वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और उस कंडीशन में वो धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और जब कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन सेंसेशन होंगे, तो इसे आप रिमूव करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप कैथाइटिस को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कैथाइटिस को हम लोग कुछ स्टडी में भी यूज करते हैं, जिस स्टडी को हम लोग रो एंटेरोग्राफिक स्टडी के नाम से भी जानते हैं। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो कैथाइटिस को हम लोग किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो कैथाइटिस की टाइप क्या होते हैं, एंड बेसिकली इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं जो कैथाइटिस के टाइप और लैक्सेटिव के टाइप क्या होते हैं। तो यहां पर हम लोग
देख पा रहे हैं जो कैथाइटिस को मेनली हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट, दूसरी को हम लोग बोलते हैं बल्क फॉर्मिन, थर्ड को हम लोग बोलते हैं इमोलेंट एंड फोर्थ जो कैटेगरी आते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सलाइन कैथाइटिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग स्टिमुलेंट किसे बोलेंगे और इसे हम लोग स्टिमुलेंट के नाम से क्यों जानते हैं। सो स्टिमुलेंट एक्ट बाय लोकल इरिटेशन और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट व्हिच इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। दैट मीन्स स्टिमुलेंट के हिसाब से हम लोग उस कैथाइटिस को कंसिडर करते हैं जो क्या करते हैं, जो लोकली इरिटेट करते हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को और इसके माध्यम से वो क्या कर लेते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं और इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे स्टिमुलेंट के नाम से जानते हैं। इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं, जो आप इसके साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल जो आप यहां पर देख पा रहे हो जो कैस्टर ऑयल है, इसे हम लोग स्टिमुलेंट के हिसाब से यूज करते हैं। क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में इसे एक्सप्लेनेशन करोगे तो उस जगह पे डेफिनेटली आप याद रखना जो स्टिमुलेंट के साथ क्या है और इसके साथ आपको यह भी याद रखना है जो स्टिमुलेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अभी सेकंड पॉइंट आ रहा है जो बल्क फॉर्मिंग क्या बोलते हैं। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव मींस व्हिच आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट एंड दे आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज और मे बी दे आर मेड फ्रॉम द सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो इसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस जगह पे जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम देख के आप कुछ हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे पहले आप देख पा रहे हो ये कंटेंट जो है इंटेस्टिनल के अंदर ये कंटेंट बहुत ज्यादा कम है और सेकंड केस में आप देख सकते हो कंटेंट आपका ज्यादा हो चुका है। तो कंटेंट जो कम है उस जगह पे क्या होते हैं, जब हम लोग बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव को यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस जगह पे उसका जो क्वांटिटी और उसका जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं और जब वो इंक्रीज हो जाएंगे इस तरीके से तो डेफिनेटली वो इंटेस्टिनल वॉल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे और उस प्रेशर के लिए वो बॉडी के अंदर से इजीली बाहर निकल जाएंगे और इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव के नाम से जानते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने देख लिया जो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव के हिसाब से हम लोग किसे एग्जांपल ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, एक है आपका सेलुलोज और दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया, दूसरा एग्जांपल है आपका सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। अभी जो थर्ड डेफिनेशन आते हैं और थर्ड क्लासिफिकेशन आते हैं जिसे हम लोग इमोलेंट टाइप लैक्सेटिव बोलते हैं। सो इमोलेंट टाइप लैक्सेटिव एक्ट आइदर ऑन lubricant and facilitating the passages of the compactial facial movement or the stool softness। और इस जगह पे हम लोग एग्जांपल के हिसाब से मिनरल ऑयल को कंसीडर कर सकते हैं। दैट मींस इस जगह पे इमोलेंट का मतलब ये हो रहा है जो बेसिकली लुब्रिकेंट के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि इस जगह पे आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों हम लोग इसके लुब्रिकेंट के एक्शन यहां पर यूज करते हैं। क्योंकि जनरली मैंने आपको बोला अभी जब भी पेशेंट के बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आप देख पा रहे हो उसका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रहा है और आप जैसे पहले स्लाइड में आपने देखा जो हार्नियास जैसे प्रॉब्लम हुए तो उस जगह पे स्टूल बाहर आना बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो हम लोग इस जगह पे क्या करते हैं, स्टूल के साथ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और इंटेस्टिनल ट्रैक की जो पाइपलाइन है उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। और आप जानते हो लुब्रिकेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो डेफिनेटली स्टूल के फ्रिक्शन कम होंगे तो उस जगह पे पेशेंट के बॉडी के अंदर पेन कम फील करेंगे पेशेंट और उस जगह पे उसका स्टूल इजीली बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और इसी रीजन के लिए हम लोग यहाँ पर इमोलेंट टाइप लैक्सेटिव को यूज करते हैं। अभी लास्ट जो पॉइंट आ रहा है जिसे हम लोग सलाइन कैथाइटिस के नाम से जानते हैं एंड बेसिकली ये सलाइन कैथाइटिस एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड। इस जगह पे पेशेंट को और इस जगह पे पेशेंट की बॉडी के अंदर जब हम लोग डालते हैं इस प्रोडक्ट को तो पेशेंट के बॉडी के अंदर ये प्रोडक्ट जब वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज कर देते हैं। कहां पर इंक्रीज करते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर इंक्रीज करते हैं एंड जब वो ऑस्मोटिक लोड इंक्रीज हो जाते हैं इट इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस जगह पे आप एग्जांपल के हिसाब से सोडियम बाइसल्फास्फेट को कंसीडर कर सकते हो। तो इस जगह पे आप समझ पा रहे हो जो यहां पर सलाइन कैथाइटिस जब वर्क करते हैं वो सलाइन कैथाइटिस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो डायग्राम में भी आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो जब हम लोग सलाइन कैथाइटिस को इंक्रीज करेंगे और अप्लाई करेंगे बॉडी के अंदर तो बेसिकली ये हमारा बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज करते हैं। और जब ऑस्मोटिक लोड आपका इंटेस्टाइन्स के अंदर जब इंक्रीज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारा बॉडी के अंदर वाटर रिएब्जॉर्प्शन
ज़्यादा कर देंगे, और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उस जगह पे उसका बॉडी के अंदर हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएंगे, और जब इंक्रीज हो जाएंगे तो प्रोडक्ट जो स्टूल जो है उसका जो इवैक्यूएशन, उसका जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो इजीली बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से सोडियम बाइफॉस्फेट को एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो लैक्सेटिव को हम लोग कितनी भाग में क्लासीफाई किए। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लैक्सेटिव को बेसिकली हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए। एक को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट टाइप, दूसरी को हम लोग बोलते हैं बल्ब फॉर्मिंग, थर्ड को हम लोग बोलते हैं इमोलेंट, एंड फोर्थ को हम लोग बोलते हैं सलाइन कैथार्टिस। और इस क्वेश्चन को जब आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आपको इस तरीके से इसको समझाना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा जो सलाइन कैथार्टिस का क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया डेफिनेशन, और उसके साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया उसका यूजेज क्या होते हैं। सो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जिस जगह पे मैं आपको अभी समझाने वाला हूं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। बेसिकली इस क्वेश्चन को जब एग्जाम हॉल में पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं जो आप मैग्नीशियम सल्फेट के टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लिखो। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस जगह पे सबसे पहले तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर मास लिखो, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी, उसका केमिकल रिएक्शंस, उसका यूजेस, और उसके साथ ही साथ और भी जो पॉइंट होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके आपको समझाते जा रहा हूं, और इसे आप अच्छे तरीके से समझते जाओ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो मैग्नीशियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग MgSO4 7H2O के नाम से जानते हैं। अभी ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं। इस जगह पे मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं, जब आप कोई क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल देख पाओगे तो उस जगह पे हम लोग इस मॉलिक्यूल को हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। दैट मींस हाइड्रेटेड क्रिस्टल एंड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, उस कंडीशन में हम लोग उसे बोलते हैं जिस जगह पे आप मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल देख पाओगे। तो इस जगह पे मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर आप सिविल मोन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देख पा रहे हो, और इसीलिए इसे हम लोग हाइड्रेटेड के हिसाब से कंसीडर करते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास 120.36 ग्राम पर मोल के हिसाब से इसे कंसीडर किया जाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। अभी इसे हम लोग ऑब्जर्व करें, इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 99% और नॉट मोर देन 100.05% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। और इसका डायग्राम में भी और इसका पिक्चर में भी आप देख सकते हो जब आप मैग्नीशियम सल्फेट को परचेस करने जाओगे। नहीं तो जब आप इसको लैब में देखोगे तो उस जगह पे जो क्रिस्टलाइन जो पिक्चर आप यहां पर देख पा रहे हो, इस तरीके से क्रिस्टल के फॉर्म में आप लैब के अंदर इसे देख पाओगे। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया ये कितनी परसेंटेज कंटेंट होना चाहिए, जहां और कितनी परसेंटेज कंटेंट नहीं होना चाहिए, जहां पर हम लोग इसे एज ए स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे कंसीडर करते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसको प्रिपरेशंस कैसे करें। तो इसको प्रिपरेशंस के 2 तरीका हो सकता है। हम लोग इस प्रोडक्ट को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रोडक्ट को हम लोग इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं, जब एग्जाम हॉल में आपको पूछा जाएंगे इस क्वेश्चन को, आप डेफिनेटली इसको नोट डाउन करना, क्योंकि आपको इसीलिए इसे नोट डाउन करना है क्योंकि मान लो आपको एग्जाम हॉल में से पूछा जा रहा है जो आप लेबोरेटरी मेथड के बारे में लिखो, तो डेफिनेटली आप उस जगह पे उसको लैब मेथड ही एक्सप्लेनेशन करो, उस जगह पे आप इंडस्ट्रियल मेथड एक्सप्लेनेशन मत करो। और जब आपको इंडस्ट्रियल मेथड पूछा जा रहा है तो उस कंडीशन में आप लैब मेथड एक्सप्लेनेशन ना करो। और मान लो आपको ऐसा पूछा जा रहा है आप इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो उस जगह पे डेफिनेटली आप लेबोरेटरी मेथड एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेथड, दोनों मेथड को आप वहां पर एक्सप्लेनेशन करो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेबोरेटरी मेथड क्या है। हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम लोग यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो सकता है। सेकंड मेथड जो देख रहे हैं उस जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शंस करे तो इस जगह पे हमारे यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो सकता है। ये जो 2 मेथड आपको मैंने दिखाया, ये दोनों के दोनों मेथड आपका लेबोरेटरी मेथड है। तो लैब में आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये मेथड जो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन किए, ये दोनों मेथड अप्लाई करके आप यहां पर प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये जनरेट आ रहा है जो हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना चाहे तो इसे हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग इसको इंडस्ट्री में जब प्रिपेयर करते हैं तो उस जगह पे हम लोग इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं डोलामाइट से। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है डोलामाइट होते क्या है। डोलामाइट एक ऐसे कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसका फॉर्मूला को हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला को, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है MgCO3
CaCO3 और इसे हम लोग जब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करेंगे उस जगह पे प्रोडक्ट क्या क्या जनरेट होंगे, उस जगह पे प्रोडक्ट यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ कैल्शियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग प्रिपेयर करना चाहे तो हम लोग डेफिनेटली इसे दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो आपका लेबोरेटरी मेथड से, दूसरा हम लोग इसे इंडस्ट्रियल मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसको यूज कैसे करें। बेसिकली हम लोग जब इस मैग्नीशियम सल्फेट को यूज करते हैं सो इसको यूज किया जाता है एज एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के हिसाब से, जिसे हम लोग सलाइन कैथार्टिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो हम लोग इसे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव क्यों बोले, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया जब हम लोग सलाइन कैथार्टिस को इसका मैकेनिज्म और इसका प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करेंगे उस जगह पे मैंने आपको क्या समझाया, ये जो प्रोडक्ट है सलाइन कैथार्टिस ये ऑस्मोटिक लोड के मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं और इसी रीजंस के लिए हम लोग इसे लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के हिसाब से कंसीडरेशंस कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली इसे हम लोग बेसिकली यूज तभी करेंगे जिस जगह पे आप इसको सलाइन कैथार्टिस के हिसाब से आपको इसको यूज करना है। एंड इसके साथ ही साथ हम लोग इसको और भी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। मान लो आपका पास कोई पेशेंट आ रहा है जिस जगह पे आपका पेशेंट के बॉडी के अंदर, आपका पेशेंट में आप देख पा रहे हो उसके अंदर सी सिकनेस की प्रॉब्लम है, नहीं तो मान लो पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो चुका है, उसी जगह पे पेशेंट के बॉडी के अंदर आपका ड्रेसिंग इन बॉयल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस सब कंडीशन जब आप देख पाओगे उस कंडीशन में डेफिनेटली हम लोग वहां पर मैग्नीशियम सल्फेट को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है इस प्रोडक्ट को हम लोग किस तरीके से स्टोर करें। हम लोग इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे और जब इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस प्रोडक्ट को जब हम लोग हमारा बॉडी के अंदर अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग अप्लाई कब कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 to 15 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए जो यहां पर हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होते क्या है। सो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन कर दिया ये सभी के सभी एक्सप्लेनेशंस को आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। और जब आप इसको याद रखोगे तो इसके साथ ही साथ जो पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर समझा दिया ये सभी पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखने के साथ ही साथ इसे आपको एक्सप्लेनेशन करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी नया कुछ जानेंगे और नया कुछ देखेंगे और उसमें से नया कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू ऑल।